लेकिन सचिन जी, राजनीति में आप इतने वरिष्ठ हैं, आपको भी पता है राजनीति में कोट अनकोट का बहुत विशेष महत्व होता है। हाँ। तो वो जो दिल्ली में बैठक हुई आपके अनशन के बाद, जब मामला सुलह सफाई तक आया था, उसके बाद रंधावा जी ने ये कहा कि 90% बातों पर सहमति बन गई है। वो जो 10% का क्लॉज उन्होंने लगा दिया, वो सब जानना चाहते हैं, वो क्या था जिस पर अभी भी नहीं बन पाया? 90% तो डिस्टिंक्शन से भी 20% फालतू है। 90% मतलब वो तो A+ से भी फालतू है। हाँ। तो 100% तो किसी के साथ मुझे लगता नहीं हो सकता है। हमेशा इतने बड़े राज्य में, इतने बड़े दल में इतने सारे नेता होते हैं, किसी का अलग नजरिया होता है, दृष्टिकोण होता है, काम करने का तरीका होता है, एजेंडा होता है, व्यूज होते हैं, और होने भी चाहिए। अलग अलग हम बात करते हैं, लेकिन जैसा उन्होंने भी कहा होगा, बाकी लोग भी कहते हैं, हमने अपनी बात को रखा। आज हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि 90% है या 95% है, 85%। आज उद्देश्य ये है कि हम सरकार को रिपीट कैसे करें तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इन चारों स्टेट्स में। क्योंकि यहाँ पर अगर हम चुनाव जीतते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो लोकसभा का चुनाव 24 में आने वाला है, उसमें हमारा इंडिया अलायंस सरकार बनाने में कामयाब होगा। इसीलिए ये जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे 2 पार्टी कंटेस्ट होता है। और यहाँ पे जैसे बंगाल है, बिहार है, यूपी, ऐसा नहीं, यहाँ 2 पार्टी स्टेट है। और यहाँ पर हम, जैसे हमने बीजेपी को हराए हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, यहाँ पर अगर हम लोग जीत के जाते हैं तो स्वतः ही हमारा कार्यकर्ताओं में जो एक जोश होता है वो बढ़ेगा 24 के लोकसभा चुनाव के लिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण है चुनाव जीतना हमारे। सचिन जी, क्योंकि हम इतने बड़े मंच पर हैं और ऑडियंस के बीच में है, जनता कुछ सवाल जरूर उस पर जानना ही चाहती है ताकि क्लैरिटी भी रहे एक तरीके से। ये जो आप बैठक की बात करें, उसमें क्या आपने इस बात को लेकर बात की कि जिस तरीके के शब्दों का आपके लिए इस्तेमाल किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से, गद्दार, निकम्मा, मानसिक दिवालियापन, ये सब शब्दावली क्या लोकतंत्र अगर पार्टी में है तो अंदरूनी कमरे में? आप एक मिनट, आप मुझे पूछो कि मैं पूछना चाहती हूँ। आप ये करो, उस कमरे में मैंने क्या चर्चा की वो मैं नहीं बताऊंगा आपको। आप अपना सवाल पूछ लो मेरे से। हाँ ठीक है, बोलो सवाल क्या आपका। इस तरीके की जो भाषा का आपके लिए इस्तेमाल किया गया, क्या इसको लेकर भी सॉर्ट आउट हुआ है कि भविष्य में कम से कम आपस में ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना हो? पहली बात तो, जिन शब्दों का कोई चयन या प्रयोग करता है तो सब कुछ वापस आता है, शब्द वापस नहीं आते। और मैंने हमेशा एक सीखा है और करा भी है, मेरे संस्कार भी ऐसे हैं कि मैं अगर किसी की आलोचना भी करता हूँ, किसी का विरोध भी करता हूँ या किसी को क्रिटिसाइज भी करता हूँ, तो मैं हमेशा उन शब्दों को इस्तेमाल करता हूं जो मैं अपने लिए सुन सकता हूं। और हमें सबको सोच समझ के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बहरहाल किसने कब क्या बोला वो अतीत में वापस आने वाला नहीं है। हमें आगे की तरफ फोकस करना चाहिए कि हम भविष्य में आगे क्या करेंगे। इसने क्या कहा, नहीं कहा, वो सब बात पुरानी हो गई। मैं इस पर दोबारा फोकस नहीं करना चाहता हूं। मैं तो अपनी बात कर सकता हूं। मैंने हमेशा राजनीतिक जीवन में, मैं कितना भी उत्तेजित हूं या कितना भी मैं जज्बाती हूं, मैं हमेशा उन शब्दों का प्रयोग करूंगा जो सुनने वाला या दर्शक हो या कोई लोग हो, वो उसको एक्सेप्ट कर सके। ऐसा करना भी चाहिए। बाकी हर व्यक्ति अलग होता है, मैं सिर्फ अपनी बात कर सकता हूँ। अब जो आपने कहा कि मैं दूसरी पार्टी की बात नहीं कर रही, मैं जरा उस पर आती हूँ। एक और तस्वीर काफी वायरल हो रही है 2 दिन से, वो है अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया की। ये माना जा रहा है कि वसुंधरा जी अपनी पार्टी से बहुत ज्यादा खुश नहीं है, जैसे बाकी पार्टियों में भी लोग अगर खुश नहीं है तो वो भी। तो क्या कुछ इन तस्वीरों को लेकर के भी आपका कोई कमेंट आएगा कि क्या पालेबंदी हो रही है? क्योंकि पहले ये आरोप लगा था कि वसुंधरा जी ने अशोक गहलोत की सरकार बचाई थी एक समय में, उस पर फिर डिनायल आया और अब वो उसका स्पष्टीकरण अशोक गहलोत जी खुद कर चुके हैं, तो मुझे जरूरत नहीं उस पर कमेंट करने की। लेकिन आप भी कहना चाह रही हैं कि वसुंधरा जी नाखुश है बीजेपी में, ऐसी बात है? मैं तो पूछ रही हूँ कि कुछ ऐसा है, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। आप सुबह से इंटरव्यू कर रही हो तो तस्वीर तो बहुत खींचती है, लेकिन हो सकता है आपको ज्यादा जानकारी हो कि मेरी तो उनसे मुलाकात हुई नहीं बहुत लंबे अरसे से वसुंधरा जी से। लेकिन हाँ, जो कल मैंने नजरों का फेर देखा कल की सभा में, मैं भी टीवी देख रहा था, तो कुछ तो गड़बड़ लगती है मेरे को। अब मुझे पता नहीं अंदर क्या मामला है। क्या गड़बड़? मुझे पता नहीं, मैंने कहा कुछ तो है। अब क्या है मैं इस पे टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी जानकारी ना तो मेरी बात प्रधानमंत्री से होती है ना मेरी बात वसुंधरा जी से होती है। वही दोनों बता सकते हैं क्या है क्या नहीं। तो सबको अच्छा ठीक है, चलिए दूसरी पार्टी की बात ना करें, लेकिन उनके जो नेता है यहाँ के अध्यक्ष सीपी जोशी, वो एक युवा नेता है। एक तरीके से बीजेपी अब युवाओं को लेकर आगे बढ़ रही है। आपको भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी में भी अब एक वक्त आ चुका है? क्योंकि आपका मैंने एक कमेंट देखा, आपने कहा कि 10 साल तक एक ही चेहरे को, आपने प्रधानमंत्री के लिए कहा था
कि 10 साल तक एक ही चेहरे को देख करके बदलाव की बात होनी चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि 3 बार अगर किसी को मुख्यमंत्री बार बार देखा जाए तो चौथी बार अब युवा को आगे बढ़ाना बार नहीं है ना, वो ब्रेक आ जाता है हर बार। हाँ, तो 5 साल का, वो 5 हम सरकार बनाते हैं, फिर एक बार फिर बीजेपी आ जाती है, फिर कांग्रेस आ रही है, तो ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस है। हाँ। तो 10 साल तो मनमोहन सिंह जी रहे प्रधानमंत्री, इंदिरा जी 17 साल रही। भाई जो जीता वो सिकंदर। आप हमें कुछ भी कहें, पब्लिक जो बटन दबाती है वही राज करता है। तो मुझे याद नहीं आप कौन से कमेंट के बारे में चर्चा मुझसे करें, लेकिन आपका जो सवाल है कि नए नहीं कहूंगा, कुछ मतलब नौजवान लोगों को हर मोर्चे पर, तो ये सिर्फ एक पद पे किसी नौजवान को, ऐसा नहीं। पार्टी स्ट्रक्चर के अंदर, धरातल की राजनीति में सरपंच, प्रधान, कॉर्पोरेटर, मेयर, पार्षद, एमएलए, इन पदों पर अगर नौजवान लोग आके आसीन होते हैं तो देश के हित में इसलिए है क्योंकि नौजवान एक अलग सोच लेकर काम करते हैं और वो इस देश के युवाओं से सीधा जुड़, मैं नहीं कहता हूं कि बुजुर्ग नहीं जुड़ पाता होगा, लेकिन जो एक थॉट प्रोसेस होता है, एक मेंटल कनेक्ट होता है, वो यंग लोगों का युवाओं से ज्यादा होता है जो राजनीति में होते हैं। और ये सिर्फ एक पार्टी करे ऐसा भी नहीं, लगभग हर दल को नए लोगों को मौका देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस सबसे पुरानी, सबसे बड़ी पार्टी देश में रही। तो मैं हमेशा इस बात पर वकालत करता हूं, इस बात को राहुल गांधी बोलते हैं। और आपको याद होगा 2004 में जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और लोकसभा के चुनाव हुए तो सोनिया गांधी अध्यक्ष थी उस समय। तो सोनिया गांधी जी ने 2003 दिसंबर में हम कुछ लोगों को बुलाया दिल्ली में पार्टी के ऑफिस में और कहा भाई आप सब लोग, मैं उस समय और नौजवान, अंदर से आवाजें आ रही हैं, हर विधायक को अपनी, मैंने कहा ना हमारी पार्टी में हम लोग अपनी बात को रख सकते हैं। अगर किसी विधायक के मन में ये पीड़ा है, जी ने अभी रिसेंटली एक बयान दिया है कि राजस्थान में कांटे की टक्कर है, लेकिन उसी को ऐड ऑन करके मैं पूछ रही हूँ, अभी मुख्यमंत्री जी ने भी उस पर प्रतिक्रिया दी है कि राजस्थान के जो कांटे की टक्कर पे जो बयान दिया गया है उसको हम चैलेंज की जैसे लेते हैं। तो उन दोनों के मन में क्या चल रहा है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस की स्थिति पर जो डाउट बना हुआ है उसको लेकर आपको क्या कहना है? कोई डाउट नहीं बना हुआ। मैंने शुरू में कहा राहुल जी ने 4 स्टेट्स का विवरण दिया, उसमें बहुत ज्यादा ऐसा प्रतीत ना हो कि वो ओवर कॉन्फिडेंट है या हम लोग अति आत्मविश्वास में रह रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि वहां पर हम जीतेंगे, लेकिन मुकाबला टक्कर का होगा, क्योंकि पूरा फोकस जो केंद्र सेंट्रल बीजेपी का है वो राजस्थान पे है। वहां तो वो बिल्कुल हाथ खोल के बैठ गए छोड़ के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। राजस्थान के अंदर किसी के मन में क्या मुझे क्या मालूम, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हम लोगों का जो प्रिपरेशन है, हमारा जो फील्ड वर्क है, जो हमने अब तक तैयारियां की हैं, जो जनसंवाद हुआ है, जो दौरे हम लोगों ने किए हैं, नेताओं की मीटिंग्स हुई हैं, वर्कर्स की सभाएं हुई हैं, उसको देखकर मुझे लगता है कि यहाँ पर हम सरकार बना पाएंगे दोबारा। सचिन जी, चलते चलते मैं मुख्यमंत्री, क्योंकि बीजेपी के सवाल पर उनके बयानों पर मैं बात कर रही हूँ तो आपको बहुत आपत्ति हो रही है, तो मैं मुख्यमंत्री की ही बात पर खत्म करना चाहूंगी। अभी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जब संबोधित किया, उन्होंने एक लाइन कही थी, अशोक गहलोत, उन्होंने कहा कि जो लोग धैर्य रखते हैं उनको जीवन में मौका जरूर मिलता है। तो ये धैर्य रखने की जो एक उन्होंने कार्यकर्ताओं को दी। एक बात और बताऊं आपको मैं, मुझसे धैर्यवान को व्यक्ति मिलेगा नहीं राजस्थान पूरे प्रदेश के। तो धैर्य की सीमा पार हो चुकी है। नहीं, तो मैंने बहुत कम उम्र में राजनीति शुरू करी थी और मैंने बहुत से जीवन में व्यक्तिगत और राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे हैं, और मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि राजनीति में, जीवन में मेहनत से, प्रतीक्षा करने से, संतोष रखने से, धैर्य रखने से ताकत, लेकिन किसी भी व्यक्ति को धैर्य संतोष नहीं खोना चाहिए। लेकिन मन में अगर आपके अंदर एम्बिशन नहीं है, अगर आप में कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश नहीं है, वो भूख, पेट में भूख नहीं है, तो आप चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे राजनेता हो, आप फिर मीडियोकर रह जाएंगे। और मैं मीडियोकर रहना पसंद नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं जो भी मैं करूं पूरे दम से करूं और उसको अपना सब कुछ देकर करूं, बाकी परिणाम जो होगा तो ऊपर वाला करेगा। मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन पायलट जी हमारे साथ इस बेबाक बातचीत के लिए, और आपने हर सवाल का मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।